वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बायोस्फीयर बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 11 और 12 के बायोलॉजी विषय के हर टॉपिक को अच्छे ढंग से समझने में मदद मिलेगी तथा इसके साथ साथ आपको नीट और दूसरे यूजी कोर्सेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में भी मदद मिलेगी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पॉलिन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे और उसके बाद कैसे पॉलिन ग्रेन्स के अंदर जो है मेल गैमेट्स का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, पॉलिन ग्रेन जो है वो इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर या जिसके द्वारा जो है मेल गैमेट्स जिसमें बनेंगे। ठीक है, गैमेटोफाइट वो संरचना होती है या वो स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा जो है गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। यदि मेल गैमेटोफाइट है तो उससे मेल गैमेट्स बनेंगे, यदि वो फीमेल गैमेटोफाइट है तो उससे फीमेल गैमेट्स बनेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही हम लोगों ने जाना था कि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो फर्स्ट सेल होता है मेल गैमेटोफाइट का और वह जो है फिर डेवलप होकर पॉलिन ग्रेन में बदलता है और उसी पॉलिन ग्रेन के अंदर जो है दो मेल गैमेट्स बनते हैं। इसके बारे में भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जो कि माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर से। यहाँ देखिए, पॉलिन ग्रेन जो है वो इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट होता है जो जिसकी मेल गैमेट्स को बनाता है। पॉलन ग्रेन्स का साइज, स्ट्रक्चर और स्कल्पचर जो होता है, ऑर्नामेंटेशन जो होता है वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। ऑर्नामेंटेशन का मतलब होता है, देखिए जैसे ये इसका जो बाहरी आवरण होता है उस पर जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको अलग अलग प्लांट्स में ये अलग अलग ढंग का हो सकता है। ठीक है, ये अलग अलग ढंग का ये इस तरह से संरचना होती है, उसको हम लोग ऑर्नामेंटेशन कहते हैं। जो पॉलन ग्रेन के जो स्टडी की जो ब्रांच होती है उसको हम लोग पैलिनोलॉजी कहते हैं। ये दो टर्म से मिला है, पैलिनो और लॉजी। पैलिनो जो है वो टर्म जो आया है वो पैलुमेन से आता है जिसका मतलब होता है टू स्प्रिंकल। जैसे डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं या वाटर पार्टिकल्स स्प्रिंकल किए जा सकते हैं, जनरली डस्ट के रूप में वो गिरेंगे। पेल जो है इसका मतलब होता है फाइन डस्ट। तो जो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो डस्ट लाइक ही महसूस होते हैं, देखने में लगते हैं, इसलिए ये टर्म वहां से आया है। और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है, तो इससे ये टर्म बना पैलिनोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं मोस्टली वो स्फेरिकल आउटलाइन होता है, इनका आउटलाइन जो होता है वो स्फेरिकल होता है। इसके अलावा बहुत सारे वो स्ट्रक्चर्स में, शेप्स में वो पाए जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में ये मतलब स्फेरिकल होते हैं और जिसका डायमीटर लगभग 25 से 50 माइक्रोन मीटर तक हो सकता है। जब माइक्रोस्पोर जो पॉलन ग्रेन्स में जब बदलते हैं तो इसके अंदर दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। हम लोगों ने माइक्रोगैमेटोजेनेसिस जब पढ़ाई कर रहे थे हम लोग तो उसमें हमने आपको बताया था कि इसमें दो तरह के सेल्स बनते हैं, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। इसके बारे में भी हम लोग अच्छे ढंग से और जानेंगे आगे। देखिए, इसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, स्टार्च होता है और अनसैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं। जो अनसैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं वो इसके क्रोमोसोम, इसके अंदर जो उपस्थित जो क्रोमोसोम होता है उसको यह रेडिएशन से बचाता है। ध्यान रखना है कि इसमें ये जो दोनों सेल्स हैं, वेजिटेटिव सेल हैं या जेनरेटिव सेल्स हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये हैप्लॉइड होते हैं। दोनों के दोनों क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। जो पॉलिन ग्रेन जो होता है उसका जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम लोग स्पोरोडर्म बोलते हैं और ये स्पोरोडर्म में दो लेयर्स होते हैं। बाहर वाले जो लेयर को हम लोग एक्साइन बोलते हैं, आउटर एक्साइन, मतलब जो बाहर का जो लेयर है वो एक्साइन कहलाता है और जो अंदर का जो लेयर होता है वो इंटाइन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग आगे जो है इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ेंगे और कैसे एक्साइन और इंटाइन जो है वो किन किन केमिकल से मिलकर बना होता है उसके बारे में समझेंगे। तो अब हम लोग पॉलिन ग्रेन के स्ट्रक्चर को समझेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, ये पॉलिन ग्रेन है। ये जो इसका बाहरी जो आउटर जो लेयर है, देखिए सबसे बाहर का जो ये लेयर है ये एक्साइन कहलाता है। ठीक है, और ये स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। इसका जब हम लोग डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो इसके क्या क्या खासियत है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, ये जो इसके नीचे का जो लेयर है ये कहलाता है इंटाइन। ये जो है पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। उसके बाद जो है ये सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर दो सेल पाए जाते हैं, दो टाइप के सेल पाए जाते हैं। जैसे देखिए, पहला जो सेल है वो है जनरेटिव सेल और एक दूसरा जो सेल है वो वेजिटेटिव सेल। इसको ट्यूब सेल भी बोलते हैं, इसको कायिक कोशिका हिंदी में कहते हैं और जो जनरेटिव सेल है उसको हम लोग जनन कोशिका बोलते हैं। इसके बाद इसके जो ये जो वेजिटेटिव सेल होता है उसमें बहुत जगह पे इस तरह के वैक्यूल्स पाए जाते हैं।
इसका ये ट्यूब जो न्यूक्लियस होता है इसको ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। ये इरेगुलर टाइप का न्यूक्लियस होता है और इसके साइटोप्लाज्म जो है यह बहुत ही ज़्यादा इसमें रिच ये होता है साइटोप्लाज्म की मात्रा में, मतलब अधिक होती है। वेजिटेटिव सेल में जो है साइटोप्लाज्म की मात्रा अधिक होती है और जेनरेटिव सेल में बहुत ही कम मात्रा में जो है साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए जर्म पोर्स जो होते हैं कहीं कहीं पर क्या होता है कि जो एक्साइन का जो ये पार्ट है, जो लेयर है या स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो या तो एब्सेंट होता है या बहुत कम मात्रा में वहाँ पे पाया जाता है, तो उस जगहों पर जर्म पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जनरली जो डाइकॉट्स होते हैं उनमें 3 जर्म पोर्स पाए जाते हैं, किसी किसी प्लांट में 2-2 जर्म पोर्स भी होते हैं और जो मोनोकॉट्स होते हैं उसमें 1 जर्म पोर पाया जाता है। ठीक है, ये जर्म पोर्स भी जो हैं 3 तरह के होते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, स्लिट लाइक हो सकते हैं और जर्मिनल फरो लाइक हो सकते हैं। ठीक है, स्फेरिकल का मतलब जैसे हम कहने की बात हम लोग जब बोलते हैं तो जैसे स्फेरिकल की हम लोग जब बात करते हैं तो स्फेरिकल, देखिए ये स्फेरिकल हो गया। ठीक है, ये स्फेरिकल है। जो जर्म पोर्स जो होंगे वो थोड़ा सा मतलब जब इसकी मतलब स्ट्रक्चर जो होगा वो स्फेरिकल गोल जैसा होगा। ठीक है, जो ये सपोज कीजिए कि ये आपका एक्साइन में है तो उसमें गोल गोल संरचना के रूप में वो स्फेरिकल संरचना के रूप में ये पाए जाएंगे जर्म पोर। स्लिट लाइक जो जर्म पोर होते हैं जब वो स्लिट लाइक होंगे तो देखिए सपोज कीजिए एक्साइन है तो इसमें इस तरह के स्लिट्स पाए जाएंगे, थोड़ा सा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये जर्म पोर्स जो है यहाँ स्लिट लाइक है। ठीक, ये दोनों जो है स्फेरिकल जो है जर्म पोर और स्लिट लाइक जो जर्म पोर हैं ये डाइकॉट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे जो जर्मिनल फरो की बात करती है ये दोनों जो है ध्यान रखिएगा ये डाइकॉट्स में पाए जाते हैं, डाइकॉट्स। ठीक है, इस तरह के जो जर्म पोर्स जो होते हैं वो डाइकॉट्स में पाए जाते हैं। अब देखिए जो एक तीसरा जो होता है जर्मिनल फरो, जनरली जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें एक ही जर्म पोर होता है, वह एक फरो के रूप में होता है, मीन्स एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर के रूप में लगभग ये रहता है। इसे हम लोग जर्मिनल फरो कहते हैं और ये मोनोकॉट में पाया जाता है। ध्यान देना है ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये मोनोकॉट्स में पाया जाएगा। ठीक है, मोनोकॉट्स में। तो इस तरह से यही जर्म पोर जो होता है इसी जर्म पोर के माध्यम से जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो जाती है और जो पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो जब जर्मिनेट करते हैं तो उस समय क्या होता है ये जर्म पोर के माध्यम से यहीं से चाहे इस जगह से या किसी एक जर्म पोर से जो है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में जो है इंटाइन जो है वह पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है और उसमें इसके साथ साथ जो है वेजिटेटिव सेल का भी रोल होता है। ठीक है, तो ये जो था एक पॉलन ग्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर था। अब इसके डिस्क्रिप्शन में हम लोग समझेंगे कि इनके डिफरेंट एक्साइन के, इंटाइन के और सबके फंक्शंस क्या क्या हैं, कैसे वो बनते हैं और उनका मेन रोल क्या होता है। अब हम लोग पॉलन ग्रेन के विभिन्न जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके डिस्क्रिप्शंस देखेंगे। देखिए सबसे पहला इसमें है एक्साइन की बात करेंगे। एक्साइन जो है यह थिक, रिजिड और स्कल्पचर्ड आउटर लेयर होता है। ठीक है, यह स्पोरोपोलिनिन से बना होता है, ये ध्यान रखना है आपको। स्पोरोपोलिनिन जो होता है, स्पोरोपोलिनिन जो है वह लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स का बना होता है और उसके साथ साथ इसमें कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि बहुत ही रेजिस्टेंस है। ये फिजिकल वियर एंड टीयर्स, केमिकल वियर एंड टीयर्स से ये मीन्स बचा रहता है और इस कारण से ये बहुत ही दिनों तक सरवाइव कर सकता है। इसके फॉसिल्स जो 500 मिलियन ईयर्स पहले के फॉसिल्स अभी भी पॉलन ग्रेन्स के पाए गए हैं और वह इस कारण से ही बचा रहा क्योंकि उस पर स्पोरोपोलिनिन का लेयर था जो कि बहुत ही इनर्ट होता है, किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन से वो बचा हुआ रहता है। तो अब देखिए ये क्या है, बायोलॉजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन इसमें नहीं होता है। ठीक है, इस कारण से ये बहुत दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं, मीन्स बच सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, ड्यू टू इट्स हार्डनेस, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी होता है। इस हार्डनेस के कारण इसको डायमंड ऑफ प्लांट वर्ल्ड कहा जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो उसी तरह से प्लांट वर्ल्ड में जो है स्पोरोपोलिनिन को जो है वो हम लोग डायमंड ऑफ प्लांट वर्ल्ड का कहते हैं। देखिए इसके साथ साथ एक्साइन पर एक पॉलन किट का भी मीन्स लेयर पाया जाता है। वैसे प्लांट के पॉलन ग्रेन्स भी ये पाया जाता है जो कि इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं। उसके पॉलन ग्रेन्स जो हैं इंसेक्ट्स के द्वारा जब पॉलिनेटेड होते हैं या पॉलिनेशन की क्रिया जो है कीड़ों के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा होती है, तो उस तरह के प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसके पॉलन ग्रेन पर जो है पॉलन किट नाम का एक लेयर पाया जाता है। ये पॉलन किट जो है वो येलोइश, स्टिकी और ऑयली लेयर होता है। ठीक है, जिसे हम लोग पॉलन किट कहते हैं।
ये पॉलन किट जो होता है वो लिपिड्स और कैरोटीनॉइड्स का बना हुआ होता है। ठीक, अब ये क्या है, ये पॉलिनेशन में मदद करता है इंसेक्ट्स के द्वारा, और इसके साथ साथ जो है ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है उससे भी प्रोटेक्ट करता है पॉलन ग्रेन्स को। देखिए ये दोनों स्पोरोपोलिनिन और पॉलन किट जो है ये टेपेटम के द्वारा मीन्स बनते हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था एंथ्रोवॉल फॉर्मेशन का जो था, हम लोगों ने जो डिस्क्रिप्शन किया था उसमें हमने देखा था कि टेपेटम जो है बहुत ही तरह के पदार्थों का सिक्रेशन करता है या फॉर्मेशन करता है। तो ये दोनों स्पोरोपोलिनिन हो गया या पॉलन किट हो गया, ये दोनों जो है टेपेटम के द्वारा बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्साइन जो है ये खुद मल्टी लेयर्ड होता है। ठीक है, तो जब एक्साइन की हम लोग बात करते हैं तो ये दो लेयर्स इसके होते हैं, एक्सटेक्साइन और एंटेक्साइन। ठीक ना, एंडेक्साइन और एक्सटेक्साइन। ठीक है, अब देखिए ये जो टेक्साइन होता है वो इसके 3 लेयर्स होते हैं, टेक्टम, बैकुलम और फुट लेयर। जो टेक्टम है वो बाहर का सबसे लेयर है इसका, बैकुलम जो है वो मिडिल पार्ट होता है और फुट लेयर जो है वो इनर पार्ट होता है। यही जो टेक्टम है ये आउटर पार्ट होता है और ये स्कल्पचर्ड होता है, जो हम लोगों ने बताया था आपको कि जो बाहर का जो लेयर जो कि स्कल्पचर्ड होता है, इस तरह से कुछ कुछ इस पे स्ट्रक्चर्स जो पाए जाते हैं, ये जो है ये इसी टेक्टम वाला जो लेयर है उसमें यह हमको स्कल्पचर्स दिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। तो अब हम लोग इंटाइन के बारे में जानेंगे। देखिए इंटाइन इनर लेयर होता है पॉलन ग्रेन वॉल का, ये थिन, सॉफ्ट और इलास्टिक होता है, ये पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है, और ये जर्मिनेशन के समय मतलब पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट करते हैं, जब स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उस स्टिग्मा पर जब उनका जर्मिनेशन की प्रक्रिया होती है तो उस दौरान पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और ये पॉलन ट्यूब जो है वह उसका जो दीवार होता है वो इसी इंटाइन के मदद से बनता है, या वो पॉलन ट्यूब जो है उसका जो वॉल होता है वो इंटाइन का बना हुआ होता है। अब बात करते हैं जर्म पोर की। देखिए जर्म पोर जो होते हैं कहीं कहीं पर क्या होता है, पॉलन ग्रेन के कुछ स्थानों पर जो एक्साइन है या स्पोरोपोलिनिन का जो लेयर होता है वो या तो एब्सेंट होता है या बहुत ही पतला लेयर के रूप में वहां पर प्रेजेंट होता है। उन जगहों पर जो है उन जगहों को हम लोग जर्म पोर के रूप में जानते हैं। तो ये जर्म पोर्स जो होते हैं ये जर्म पोर्स से ही, ये इनकी संख्या 1 से 3 हो सकती है, और उन्हीं में से किसी एक से जो है ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है या पॉलन ट्यूब वहीं से निकलते हैं। ठीक है, जर्मिनेशन के दौरान। देखिए पॉलन ट्यूब हम लोग बात करते हैं, एट सम प्लेसेस एक्साइन इज यूजुअली एब्सेंट और प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर, दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जर्म पोर्स। इन्हीं को हम लोग जर्म पोर्स कहते हैं। पॉलन ग्रेन्स में 1 से 3 की संख्या में जर्म पोर्स हो सकते हैं। पॉलन ट्यूब्स जो है इन्हीं में से किसी एक जर्म पोर से वो बाहर की तरफ निकलते हैं। ठीक है, और ये जो पोर्स होते हैं ये स्फेरिकल हो सकते हैं या स्लिट लाइक हो सकते हैं या जर्मिनल फरो के रूप में हो सकते हैं। यदि स्फेरिकल है तो उसको हम लोग पोरेट कहते हैं, उस तरह के जर्म पोर्स को पोरेट कहा जाता है। यदि स्लिट लाइक है, देखिए स्लिट लाइक है, तो इस तरह के जर्म पोर्स को हम लोग कॉलपेट कहते हैं। और कुछ में जैसे मोनोकॉट जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है कि जो जर्म पोर होता है सिंगल होता है, एक होगा, और वो जर्मिनल फरो लॉन्गिट्यूडनल मतलब एक लंबा खांच के रूप में वो विकसित होता है, जिसको कि हम लोग जर्मिनल फरो कहते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ मोनोकॉट्स में पाया जाता है। अब देखिए मोनोकॉट्स में केवल एक ही जर्म पोर होता है, इसलिए इसको हम लोग मोनोकॉलपेट कहते हैं। ठीक है, डाइकॉट्स में जैसे कैप्सेला उसका एक कॉमन एग्जाम्पल है, इसमें क्या होता है 3 जर्म पोर्स होते हैं जो कि स्लिट लाइक होते हैं, तो ये ट्राइकॉलपेट कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वेजिटेटिव और जेनेटिव सेल के बारे में जानेंगे। ये दोनों सेल जो है माइक्रोस्पोर के माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा बनते हैं। ठीक है, जो कि पॉलन ग्रेन में उपस्थित होते हैं। वेजिटेटिव सेल जो होता है इसे हम लोग ट्यूब सेल भी बोलते हैं, क्योंकि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन इसी के द्वारा होता है, तो इसलिए ये पॉलन मतलब ट्यूब सेल के नाम से भी यह जाना जाता है। ये हैप्लॉइड नेचर का होता है और लार्जेस्ट सेल है पॉलन ग्रेन का। जो दोनों सेल होते हैं पॉलन ग्रेन में, ठीक है, उसमें यह सबसे बड़ा होता है दोनों में से। इसमें फूड रिजर्व ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर होता है और लार्ज साइज का होता है। इसके न्यूक्लियस को हम लोग ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मेजर पार्ट बनाता है, पॉलन ग्रेन का जो मेजर पार्ट होता है वो इसी के द्वारा बना हुआ होता है, और यह जो है पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में मदद करता है। आगे है जनरेटिव सेल। देखिए जनरेटिव सेल जो है स्मॉलर साइज का होता है, ट्यूब सेल से ये छोटा होता है, हैप्लॉइड नेचर का होता है, और इसमें जो डेंस साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस पाया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ट्यूब सेल, ये ट्यूब सेल के साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। ठीक है, इसी के साइटोप्लाज्म जो है जेनेटिव सेल के ही जो साइटोप्लाज्म होता है उसी में ये सस्पेंडेड या पाया जाता है।
ये दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। देखिए जेनेटिव सेल जो है वही जो है डिवाइड होकर माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा फिर से डिवाइड होगा और जो है दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये था जेनेटिव पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने जाना। अब देखिए थोड़ा सा पॉलन ग्रेन जो है उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के इंफॉर्मेशन है। जैसे देखिए स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन जो होता है वो मायोसोटिस नाम के प्लांट में पाया जाता है। जो लार्जेस्ट जो पॉलन ग्रेन है वो मिराबिलिस जलापा नामक पौधे में पाया जाता है और जो लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन है वो जोस्टेरा नामक प्लांट में पाया जाता है। अब आगे हम लोग जो है पॉलन वायबिलिटी के बारे में जानेंगे। अब हम लोग पॉलन ग्रेन के वायबिलिटी के बारे में समझेंगे। देखिए पॉलन ग्रेन का जो परागकण की जो क्षमता होती है, यहाँ पॉलन वायबिलिटी का मतलब यह होता है कि कोई जो पॉलन ग्रेन है जब वह एंथर से रिलीज होता है तो वह कितने समय तक जो है स्टिग्मा तक पहुंचकर वह जर्मिनेट कर पाता है। तो ये जो ड्यूरेशन है एंथर से निकलकर हवा में वो कुछ देर रहेगा, उसके बाद जब वो स्टिग्मा तक पहुंचेगा और वहाँ पे वो जर्मिनेट होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, तो ये जो ड्यूरेशन होता है ये हम लोग पॉलन वायबिलिटी कहते हैं। ऐसे तो पॉलन ग्रेन जो है वो डस्ट पार्टिकल्स के रूप में कई हजार साल तक जो है पाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वायबिलिटी का मतलब है कि वह कितने समय तक वो जर्मिनेशन करने की उसमें क्षमता होती है। तो इसी को ही हम लोग जो है पॉलन वायबिलिटी कहते हैं। देखिए द पीरियड फॉर विच द पॉलन ग्रेन्स रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट इज कॉल्ड पॉलन वायबिलिटी। जर्मिनेट करने का मतलब यहाँ पर है कि वह जब स्टिग्मा पर जाएगा तो वह पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर सके, तो उतने ड्यूरेशन को हम लोग जो है वह पॉलन वायबिलिटी उसको बोलते हैं उसका। अब देखिए जैसे कुछ प्लांट्स में यह कुछ आधे घंटे के लिए ही लगभग होता है, जैसे राइस और व्हीट हो गया, जो अनाज वाले पौधे हैं जनरली इसमें बहुत कम समय के लिए होता है। कुछ में फ्यू मंथ्स तक ये वायबल हो सकता है, जैसे लेगुमिनेसी जो फैमिली है उसके जो प्लांट्स हैं जो दलहन वाले पौधे होते हैं, रोजेसी जो रोज का जो फैमिली है उसका, सोलनेसी जो है इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये कुछ महीनों तक सर्वाइव कर सकते हैं। अब देखिए पॉलन ये जो इसका पॉलन का जो वायबिलिटी होता है ये अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। ठीक है, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करता है। पॉलन बैंक्स जो होते हैं वो ऐसे जगह हैं जहाँ पर लैब जैसे संस्थान होते हैं जहाँ पर कि पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। ये जो प्रिजर्वेशन होता है इसको हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही कोल्ड स्टोरेज में इसको पॉलन ग्रेन्स को जो है उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, जनरली ये लिक्विड नाइट्रोजन में इसको प्रिजर्व करते हैं और देखिए ये -196 डिग्री सेल्सियस पर इसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है और फिर बाद में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं जनरली पॉलिनेशन के लिए, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के लिए हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से हमने पॉलन ग्रेन वायबिलिटी देखा। अब देखिए इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म है पॉलन एलर्जी। देखिए एलर्जी क्या है? एलर्जी एक तरह का इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है। बहुत बार क्या होता है जो हमारा इम्यून सिस्टम है वह किसी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट जो है कुछ ज़्यादा ही मीन्स एक्सेस इम्यूनिटी शो करने लगता है। उस कंडीशन में जो है वो हमें बहुत सारा तरह का मीन्स प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है शरीर में। ठीक है, तो ये कभी कभी ये बहुत ही मीन्स क्या बोल सकते हैं उसको लाइफ को हार्म करने वाला सिचुएशन भी बन सकता है एलर्जी के कारण। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स जो है वो एक एलर्जन का काम करते हैं। देखिए एलर्जन वे सब्सटेंस होते हैं जो कि एलर्जी कॉज करते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकता है, कुछ फूड पार्टिकल्स हो सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स उसमें आते हैं, कोई दवा जो है हम लोग लेते हैं ये वह भी एलर्जी कॉज कर सकता है। तो एलर्जी जो है पॉलन ग्रेन्स के द्वारा जो होती है तो उसे हम लोग पॉलन एलर्जी कहते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स जो है कुछ ये जरूरी नहीं कि सभी इंडिविजुअल को ये एलर्जी हो, कुछ लोगों को पर्टिकुलर जो है वो एलर्जी हो सकती है किसी पर्टिकुलर फूल के पॉलन ग्रेन से। ठीक है, तो देखिए पॉलन ग्रेन जो होते हैं ये बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं एलर्जी के कारण, उसमें बहुत सारा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है। बहुत बार क्या होता है कि ये आंखों का और जो नोज का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको अफेक्ट करता है और उस समय उसके कारण क्या होता है नाक बहने लगेगा, आंखें लाल हो जाएंगी, तो ये सब चीज़ें उसमें होती हैं और इसके साथ साथ कुछ रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स है वो भी डेवलप हो सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करते हैं अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, राइनाइटिस है, हे फीवर है,
ये देखिए, ये जैसे आइटिस जो हम लोग बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस है, राइनाइटिस है, तो आइटिस जो है वह इन्फ्लामेशन को शो करता है। और उसके आगे वाला जो भी जैसे जो टर्म है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे क्या है, ये ब्रोंकाइटिस, ये दो टर्म है यहाँ पे, एक ब्रोंकाई है और एक आइटिस। तो आइटिस तो इन्फ्लामेशन हो गया, और ब्रोंकाई का मतलब हम लोग का जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकस, उसका जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो वह ब्रोंकाइटिस कहलाता है। इस दौरान क्या हो जाएगा, जो ब्रोंकस जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, तो उसका जो एयर जाने का जो रास्ता है वो थोड़ा सा ब्लॉक्ड हो जाता है, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। राइनाइटिस जो है, नोज का जो एरिया है, जो नेजल चैम्बर्स है हमारा, उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। एस्थमा तो एक प्रॉब्लम है जिसमें कि जो है एयर जो है एंट्री लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, सांस लेने में। हे फीवर भी जो है एक तरह का डस्ट पार्टिकल से या पॉलन ग्रेन से होने वाला एक मीन्स एलर्जी है। इसमें भी जैसे रनी नोज होगा, आंखें लाल हो जाएंगी, बुखार जैसा आ जाता है, ठीक है, नाक बहने लगेगा, तो नेजल कंगेशन होगा, मीन्स नाक जो है वो बंद हो जाएगा, लगेगा। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं कुछ। तो ये जो है कुछ कॉमन एलर्जी वाले जो डिजीज़ हैं जो कि पॉलन ग्रेन से हो सकती हैं, वो ये हैं। अब देखिए, एलर्जी कॉजिंग कुछ प्लांट्स हैं, जैसे इसमें पार्थेनियम, गाजर घास आपने देखा होगा, हम लोग के सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा, मीन्स आसपास आपको दिख जाएगा। इसमें छोटे छोटे व्हाइट कलर के, मीन्स जो नोजपिन होता है उसके जैसा, मतलब फ्लावर जैसा आपको दिखेगा, और इसका जो प्लांट का जो पत्ता होता है वह गाजर के जैसा महसूस होता है देखने पे, तो इसलिए इसको गाजर घास कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, एमरंथस जो है, ये कंटीली चौलाई जो होती है, ये भी आपको मीन्स अगल बगल में दिख जाएगा। प्लस साइनोडोन जो दूब घास है, बहुत लोगों को इससे भी एलर्जी होता है। घास जो है अलग अलग जो ग्रासेस होते हैं, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, ग्रासेस जो है अलग अलग, उससे भी मतलब होने के चांसेस हो जाते हैं। सॉर्गम जो है, ज्वार जो है, इसके पॉलन ग्रेन से भी जो है बहुत बार एलर्जी का सिचुएशन डेवलप हो सकता है। तो ये था पॉलन एलर्जी के बारे में हम लोगों ने जाना। अब देखिए, पॉलन एज अ फूड के रूप में भी आजकल पॉलन ग्रेन्स को जो है बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जा रहा है, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि समझा जाता है या माना जाता है कि ये स्टैमिना को बढ़ाते हैं, भूख लगने की क्षमता को बढ़ाते हैं, प्री मैच्योर जो एजिंग, मतलब बुढ़ापा को रोकने की क्षमता इनमें है। बहुत बार ये एथलीट्स जो होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं, वो इसको अपने डाइट में यूज करते हैं ताकि उनका स्टैमिना बढ़ सके, उनका वर्किंग जो एबिलिटी है वह ज़्यादा बढ़ सके, ठीक है। तो इसको बहुत बार जनरली टैबलेट्स और सिरप के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो पॉलन, अब हम लोग मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे। देखिए, इसके बारे में हमने आपको माइक्रो गैमेटोजेनेसिस का जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो इसका बहुत भाग जो है हम लोगों ने उस समय डिस्कस कर लिया था। एक्चुअली में इसमें हम लोग को पढ़ना है पॉलिनेशन के रेफरेंस में, कि पॉलिनेशन होने तक जो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो है वह कितना हुआ होता है, ठीक है। तो देखिए, जो माइक्रो गैमेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है, माइक्रोस्पोर से जो माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा जो मेल गैमेट्स जो बनते हैं, वह प्रक्रिया माइक्रो गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। और पॉलिनेशन के समय तक इनकी क्या स्थिति रहती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए, जो डेवलपमेंट है मेल गैमेटोफाइट का, ये पॉलिनेशन के पहले ही शुरुआत हो चुका होता है इसका, या डेhiscence जो है एंथर का, उसके पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी होती है, ठीक है। यह दो स्टेज में हम लोग इसको देखते हैं, इसके डेवलपमेंट को। सबसे पहला है जो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, इसको हम लोग इन सीटू डेवलपमेंट भी कहते हैं। देखिए, प्री पॉलिनेशन, प्री का मतलब होता है पहले, और पॉलिनेशन मतलब परागन जो है, पॉलिनेशन की क्रिया के पहले जो डेवलपमेंट होगा मेल गैमेटोफाइट का, वो इसके अंतर्गत आएगा। और पोस्ट का मतलब होता है बाद में, मतलब पॉलिनेशन के बाद की जो डेवलपमेंट की अवस्था है वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट को जो है हम लोग इन सीटू डेवलपमेंट भी कहते हैं। इन सीटू डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे होता है, देखिए, इन सीटू डेवलपमेंट, बहुत जगह आपको इन सीटू टर्म्स आएगा तो उसको समझ लेना है। देखिए, जहाँ पे भी कोई ऑरिजिन होता है किसी जीव का या किसी सेल का, तो उस ऑरिजिन वाले जगह पर जो उसका डेवलपमेंट, यहाँ पे हम मान लीजिए डेवलपमेंट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो इन सीटू का मतलब ऑरिजिन वाले प्लेस पर, उसका जहाँ पे ऑरिजिन हुआ है। जैसे हम लोग मेल गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं, तो मेल गैमेटोफाइट का ऑरिजिन कहाँ हुआ है, एंथर के अंदर हुआ है या पॉलन सैक के अंदर हुआ है। तो पॉलन सैक के अंदर ही जो इसकी डेवलपमेंट की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जितना इसका डेवलपमेंट होता है, वह हम लोग इन सीटू डेवलपमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं या उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। पोस्ट पॉलिनेशन मतलब देखिए, यहां पर क्या हुआ, पॉलिनेशन के समय क्या होता है, पॉलन ग्रेन निकलकर स्टिग्मा पर जा चुके होते हैं, मतलब वो अपना घर छोड़ चुके हैं, एंथर को छोड़ चुके हैं, और वो स्टिग्मा पर पहुंच चुके हैं। तो जब स्टिग्मा पर पहुंच चुके हैं, मतलब एक्स सीटू का मतलब यहां पर क्या है, अपने ओरिजिन वाले जगह से
दूर चले जाना, ठीक है। तो जो ओरिजिन का जगह था उनका एंथर, और वो एंथर से निकलकर अब स्टिग्मा पे जा चुके हैं, और स्टिग्मा पर जो अब उनका डेवलपमेंट फर्दर होगा, आगे जो उनका डेवलपमेंट होगा वो इस XC2 डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसको हम लोग उसके अंतर्गत डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट के समय क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं वो हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले जो मेल गैमेटोफाइट जो है उसका मैक्सिमम डेवलपमेंट पॉलन सैक में जब वो रहता है उसी समय हो चुका होता है या हो रहा होता है, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स के अंदर। देखिए सबसे पहले जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स हैं वो डिवाइड होता है अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, और दो सेल्स का फॉर्मेशन करता है, एक लार्ज वेजिटेटिव सेल का जो है वेजिटेटिव सेल का, और जो छोटा वाला जो है वो जनरेटिव सेल कहलाता है, ठीक है। इस दो सेल्ड वाले जो पॉलन ग्रेन है उसको हम लोग इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, ये हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। अब क्या है कि कुछ प्लांट्स में जो है जनरेटिव सेल पॉलिनेशन से जस्ट पहले, यानी पॉलन ग्रेन जो एंथर से जो रिलीज होंगे उसके पहले ही ऑलरेडी जब वो पॉलन सैक के अंदर है, पॉलन ग्रेन के अंदर, तो वो क्या करता है, जनरेटिव सेल जो है, ये जनरेटिव सेल जो है ये डिवाइड करता है माइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा, और दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। नॉन मोटाइल मीन्स वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। और वो देखिए प्रायर टू रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, मतलब एंथर से रिलीज होने से पहले ही जेनेटिव सेल दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर चुका होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं जब पॉलिनेशन के समय, एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन, या तो पॉलन ग्रेन जो है वो दो सेल्ड अवस्था में रहेगा, टू सेल्ड स्टेज में रहेगा। टू सेल्ड स्टेज का मतलब यहां पर एक ट्यूब सेल होगा और एक जनरेटिव सेल। ट्यूब सेल वही मतलब वेजिटेटिव सेल, यानी एक वेजिटेटिव सेल होगा यहां पर इस अवस्था में, और एक जनरेटिव सेल होगा, यानी ये दो सेल्ड अवस्था है। और 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो इसी अवस्था में पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। फिर दूसरा क्या हो सकता है, या तो वो यदि वो डिवीजन कर चुका होता है, जनरेटिव सेल दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर चुका होता है, तो उसके कारण क्या होगा, जो है तीन सेल्ड स्टेज आ जाएगा। जो थ्री सेल्ड स्टेज है उसमें क्या होगा, एक वेजिटेटिव सेल और दो मेल गैमेट्स ये बन जाएंगे उस पॉलन ग्रेन के अंदर रिलीज होने से पहले। और ये लगभग 40% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें ये इस ढंग से इस अवस्था में जो है पॉलिनेशन की प्रक्रिया या पॉलन ग्रेन्स जो है वो रिलीज होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। देखिए चाहे वह पॉलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज में हो या थ्री सेल्ड स्टेज में हो, जब यह पॉलन ग्रेन जो है एंथर से रिलीज होते हैं तो यह स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, और स्टिग्मा पर वह अपने कॉम्पैटिबिलिटी प्रोटीन या अपनी कॉम्पैटिबिलिटी को देखते हैं। यदि वह सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है तो जो है वहाँ पर जो है पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन वो होगा सेम स्पीसीज के होने से। यदि वह सेम स्पीसीज का नहीं है तो उस पर क्या होगा, उसमें कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए पोस्ट फर्ट जो पॉलिनेशन डेवलपमेंट है इसमें क्या होता है, जो फर्दर डेवलपमेंट होता है मेल गैमेटोफाइट का वो स्टिग्मा पर होता है, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन्स है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, शुगर कंटेंट एब्जॉर्ब करते हैं स्टिग्मा से, और जर्मिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो ट्यूब सेल होता है या वेजिटेटिव सेल जो होता है वो एनलार्ज करता है, और वो पॉलन कम्स आउट ऑफ पॉलन ग्रेन, मतलब वो पॉलन ग्रेन से फिर बाहर निकल जाता है, निकलता है यहाँ से बाहर निकलता है, और पॉलन ट्यूब के रूप में वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। और वही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। जो पॉलन ट्यूब होता है यह इंटाइन के द्वारा कवर्ड होता है। ध्यान देना है, इंटाइन जो हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन का जो है जो इनर वॉल होता है वो इंटाइन कहलाता है, और उसी से पॉलन जो ट्यूब बनता है उसका जो वॉल है वो उसी से कवर्ड होता है। अब क्या हो गया, उसके बाद जो है ट्यूब सेल का जो न्यूक्लियस, ये ट्यूब सेल जो है ये यहाँ पे मान लीजिए रह गया उसका, और साइटोप्लाज्म भी इसमें आ जाता है, और प्लस उसका जो ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो आ जाता है, और वो सबसे एंड की तरफ जाएगा, सबसे आगे वही रहता है उस पॉलन ट्यूब में, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो जनरेटिव सेल है वो उसके पीछे एंटर करता है, और यहीं पर जनरेटिव सेल जो है दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। देखिए यहाँ पर दो मेल गैमेट्स मैंने दिखाया हुआ है, ये जो दो मेल गैमेट्स है वो जनरेटिव सेल का डिवीजन से बनता है, और इस तरह से जो है फिर ये मेल गैमेट जो है धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे पॉलन ट्यूब के साथ साथ एम्ब्रियो सैक की तरफ, ताकि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया उसमें संभव हो सके। देखिए यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया है ये एक्चुअली में टू सेल्ड स्टेज वाला है, चाहे वो टू सेल्ड स्टेज रहे या थ्री सेल्ड स्टेज रहे, स्टिग्मा पर वो पॉलन ग्रेन आ गया, ठीक है। यदि वो टू सेल्ड स्टेज में है तो जब टू सेल्ड स्टेज रहेगा पॉलन ग्रेन तो उसमें क्या होगा कि जो ये जो मेल गैमेट्स हैं वो बनने मतलब शुरुआत होंगे बनने का, ठीक है।
और यदि वो 3 सेल्ड स्टेज में है, मतलब पहले से ऑलरेडी वो मेल गैमेट जो है वो बन चुके हैं दोनों, तो क्या होगा, पहले ट्यूब न्यूक्लियस अंदर नीचे की तरफ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे जर्म पोर से एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और ट्यूब न्यूक्लियस पहले जाएगा, और जो ऑलरेडी डिवाइडेड जो मेल गैमेट्स है वो उसके पीछे फिर आगे फर्दर मूवमेंट करेंगे। तो इस तरह से जो है मेल गैमेटोफाइट का जो है डेवलपमेंट होता है और वह जो है पॉलिनेशन से इस तरह से वह जुड़ा हुआ है। अब हम लोग आगे जो है देखेंगे डेhiscence जो होता है एंथर का, उसके बारे में अब हम लोग डेhiscence ऑफ एंथर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैच्योर एंथर में केवल 2 ही लेयर्स पाई जाती हैं, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम। जब हम लोग एंथर वॉल लेयर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि एंथर वॉल लेयर्स में 4 तरह के सेल्स के लेयर्स पाए जाते हैं। जो सबसे बाहर होता है वो एपिडर्मिस, और एंडोथीसियम उसके नीचे, और फिर मिडिल लेयर, और फिर टेपेटम होता है। तो इसमें से जो है टेपेटम और जो मिडिल लेयर होते हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं और एपिडर्मिस और एंडोथीसियम जो है वह बचता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बोथ जो अब क्या है, जो दोनों पॉलन सैक है, देखिए जो पॉलन सैक 4 थे, दो हर लोब में 2-2 थे, तो वो क्या होता है, उनके बीच का भी जो टिश्यू जो होता है, सेल्स जो होते हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं, और जो एक लोब का जो दोनों पॉलन सैक है अब वह कंप्लीट एक चैम्बर में बदल जाता है। तो इस तरह से ये पॉलन चैम्बर में बदल जाता है, और एक एंथर लोब जो होता है, मैच्योर जो एंथर लोब होते हैं, उसमें 2 जो है पॉलन चैम्बर्स बन जाते हैं जिसमें कि पॉलन ग्रेन्स भरे हुए होते हैं। देखिए, ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक, वही लिखा है, सो 2 पॉलन चैम्बर्स इन मैच्योर एंथर, 2 ही पॉलन चैम्बर्स होते हैं मैच्योर एंथर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ एंडोथीसियम, लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम एंडोथीसियल सेल्स। क्या होता है, हमने आपको बताया था कि जो जब एंडोथीसियम जो है नॉर्मल अवस्था में जब रहता है तो वो कुछ इस तरह से रहता है। देखिए, ये कॉन्वेक्स के रूप में, कॉन्वेक्स सेल के रूप में रहता है। इसका जो ये आउटर वॉल है, ये क्या है, आउटर वॉल है, ये इनर वॉल है, और ये रेडियल वॉल है। जो आउटर वॉल होता है वो थिन होता है, और जो इनर वॉल और रेडियल वॉल होते हैं वो थिकनेस इनमें थिक होता है, क्योंकि इसमें फाइब्रस जो है स्ट्रक्चर पाई जाती हैं अल्फा सेलुलोज से बनी हुई। तो इसके कारण ये जो रेडियल वॉल और इनर वॉल जो होते हैं वो थिक हो जाते हैं। लेकिन जब ड्राई सीजन के समय, जब इस एंथर का जो है डेhiscence होने का समय होता है, ध्यान रखना है। देखिए, जो डेhiscence ऑफ एंथर होता है वो बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड वे में होता है। ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड वे का मतलब यहाँ पर कि वह उसी समय निकलेगा जब स्टिग्मा जो है वो मैच्योरिटी गेन कर चुका होता है, ताकि जो है पॉलन ग्रेन जो है आसानी से जाकर पॉलिनेशन कर सके। बहुत केसेस में ऐसा नहीं भी होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कॉन्वेक्स अवस्था है। जब इसमें वाटर लॉस होता है, जब ड्राई सीजन के समय वाटर का लॉस होता है, तो ये जो इनर वॉल है और रेडियल वॉल है, ये तो मीन्स फाइब्रस बैंडिंग के कारण जो है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो है ये आउटर वॉल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि इसकी वॉल थिन होती है, और ये कॉन्केव अवस्था में आ जाता है। कॉन्केव अवस्था में आने के कारण क्या होता है, पूरे जो एंडोथीसियल का जो पूरा सेल का जो इसका मतलब वो लेयर है वह कॉन्केव हो जाता है, जिसके कारण वो खींचते चले जाते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। और जो है इसके कारण जो यहाँ स्टोमियल सेल्स का जो हम लोग का जो लाइन ऑफ डेhiscence है, सपोज कीजिए कि ये एक कंटेनर है, इसको आप कंटेनर समझें, और ये पूरा लाइन है, यहाँ पर एक ऊपर की तरफ जाएगा, ये भी एक लाइन है। वो क्या करता है, वो कॉन्केव होने के कारण उसको खींचता है, और खींचने के कारण क्या होता है, ये जो लाइन ऑफ डेhiscence के पास से, यानी जो स्टोमियल सेल्स जहाँ पे होते हैं वहाँ उनकी दीवार पतली होती है, वो खिंच जाते हैं, और यहाँ से ये जो लाइन ऑफ डेhiscence के स्थान से जो है वह एंथर वॉल जो है वो फट जाता है। ठीक है, रप्चर करता है, और उससे पॉलन ग्रेन्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो वही, ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ एंडोथीसियम, लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम द एंडोथीसियल सेल, वो लॉस ऑफ वाटर होता है एंडोथीसियल सेल से। जबकि इनर वॉल और रेडियल वॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। जो इनर वॉल और रेडियल वॉल है डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू फाइब्रस थिकनिंग, और जो जबकि आउटर थिन वॉल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ये कॉन्केव या इनकर्व्ड हो जाता है, वही इस तरह से हो जाता है। जो इनकर्विंग होती है आउटर वॉल की, वह पुलिंग फोर्स जो है लगाता है पूरे एंथर के दीवार पर, एंटायर सरफेस पे, याद रखना है, एंथर के एंटायर सरफेस पे वो फोर्स लगता है। और इसी टेंशन के कारण जो है जो थिन वॉल्ड जो स्टोमियल सेल्स होते हैं, जो कि लाइन ऑफ डेhiscence के पास प्रेजेंट होते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और जो है डेhiscence जो है वो एंथर का हो जाता है, और पॉलन ग्रेन्स जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं और अपने अपने स्टिग्मा पर वो जाएंगे।
ठीक है। देखिए ये जो डेhiscence ऑफ जो एंथर होता है वो अलग अलग स्पीसीज में, प्लांट्स में अलग अलग हो सकता है। मेन जो है 4 तरह के जो है, देखिए ये डेhiscence का जो है तरीका है, जो मोड है वो 4 तरह का होता है। पहला है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा है पोरस, तीसरा ट्रांसवर्स और चौथा है वेल्व्यूलर। ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडनल होता है उसमें क्या होता है, देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल, इसके पूरे लेंथ से वो जो लाइन ऑफ डेhiscence है वो रप्चर करेगा, जो लाइन ऑफ डेhiscence है वो पूरे लेंथ में रप्चर करेगा ऊपर से नीचे की ओर, इसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डेhiscence कहते हैं। ये जैसे कैप्सेला हो गया, गॉसिपियम हो गया, उसमें ये होता है। देखिए पोरस में क्या है, ऊपर जो टर्मिनल एंड पे इसके जो लाइन ऑफ डेhiscence होगा वो वहाँ पर होता है और यहाँ से वो रप्चर करेगा और पॉलन ग्रेन्स इस पोर से रिलीज होते हैं। ये सोलेनम फैमिली में पाया जाता है, जिसका मेंबर टोमेटो है, पोटैटो है, आपका ब्रिंजल है, तो ये इसमें होता है। अब देखिए ट्रांसवर्स में क्या होता है, बीचों बीच, ठीक है ना, बीचों बीच जो है लाइन ऑफ डेhiscence बनता है और यहाँ से इसकी दीवार रप्चर करेगी और ये जो है पॉलन ग्रेन्स यहाँ से रिलीज होंगे, ये ट्रांसवर्स कहलाएगा। ये ऑसिमम में होता है, जो कि तुलसी जी का जो पौधा होता है उसमें यह प्रक्रिया होती है। आगे है वेल्व्यूलर। देखो वेल्व्यूलर में क्या होता है, ये वेल्व्स जैसा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, रप्चर हुआ यहाँ से और ये जो वेल्व्स है ये इसको ढकेंगे और ये कवर करके रखते हैं। जब ये रप्चर का समय आता है तो ये वेल्व्स जो हैं या ये जो स्ट्रक्चर है फ्लैप लाइक वो फट जाता है और वो आगे की तरफ उठ जाता है ऊपर की तरफ और इससे पॉलन ग्रेन्स जो है यहाँ से निकलेंगे, इसको वेल्व्यूलर कहते हैं। जो बर्बेरीज होता है और बहुत सारे बेरीज वाले प्लांट जो होते हैं उसमें यह इस तरह का डेhiscence पाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में जाना, फिर उसके पॉलन ग्रेन के से संबंधित जो डिफरेंट पॉइंट्स है उसके बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने पॉलन ग्रेन से का डेवलपमेंट कैसे होता है, इन सीटू और एक्स सीटू डेवलपमेंट, उसके बारे में हम लोगों ने समझा। उसके बाद अब हम लोगों ने डेhiscence ऑफ एंथर समझा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगले वीडियो में जो है हम लोग जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम लोग जानेंगे।